वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के सेशन में हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 9। टेस्ट सीरीज 1 का है बेटा ये हमारा टेस्ट 9, जिसमें हम एलिमेंट्स ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स ग्रुप 1 टू ग्रुप 2 और ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, और दूसरा आपका इसमें क्या है ग्रुप 3 से ग्रुप 12, ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अब इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन डाले हुए हैं। टोटल क्वेश्चन है 150। आज हम 75 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे, बाकी के 75 नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए जी। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोजीशंस ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट। जब हमने हाइड्रोजन पढ़ा था ग्रुप 1 में, तभी बताया था कि ग्रुप 1 में जो हाइड्रोजन है उसकी प्रॉपर्टी एल्केली मेटल के जैसी भी है। एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्रुप 17 यानी कि हेलोजेंस के जैसी भी है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये हाइड्राइड्स भी बना लेते हैं। तो इसका क्या होगा आंसर हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1, पहला ऑप्शन दिया, इट परफेक्टली अलाइन विद एल्केली मेटल। नहीं, बिल्कुल नहीं, परफेक्टली तो नहीं, ये तो दोनों के साथ मैच करता है। इट इज़ प्लेस्ड विद हेलोजन। नहीं, ये तो लिथियम से ऊपर रखा हुआ है, उसी ग्रुप का लिथियम क्या है ग्रुप 1 का मेंबर है, उसी ग्रुप में ये ऊपर की तरफ रखा है। थर्ड क्या है, इट्स पोजीशन इज एनोमैलस बिकॉज इट्स रिजेंबल बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप ये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा इसका, ये ऑप्शंस हो जाएगा सी, क्योंकि ये ग्रुप 1 और ग्रुप 17 यानी कि हेलोजन के साथ दोनों के साथ मैच करता है, तो इसलिए आंसर क्या होना चाहिए सी। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन्स आर। हाइड्रोजन के हमने 3 आइसोटॉप्स पढ़े थे, प्रोटियम जिसको हमने 1H1 कहा था, ड्यूटेरियम 1H2, और तीसरा है ट्राइटियम 1H3। जिसमें ट्राइटियम क्या होता है, इसमें रेडियो एक्टिव होता है, और 2 आइसोटॉप्स हमारे नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन डिफर इन। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन हमने कैसे पढ़े थे? ऑर्थो में कहा था कि इसमें जो न्यूक्लियाई होते हैं वो दोनों, उनके न्यूक्लियर स्पिन कैसे होते हैं, न्यूक्लियर स्पिन होते हैं पैरा, वो एक दूसरे के क्या पैरेलल, तो हम इसको कहते हैं ऑर्थो। और अगर ये न्यूक्लियर स्पिन एक दूसरे के कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, तब हमने इसको कहा था पैरा। तो ये दो तरह के, तो किस बेस पर ये दोनों डिफरेंशिएट किए जाते हैं, उनके न्यूक्लियर स्पिन के बेस पर। तो यही पूछा था, ऑर्थो और पैरा को, हाइड्रोजन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो किस बेस पर डिफरेंशिएट करेंगे हम, उनके न्यूक्लियर स्पिन के बेस पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, एट रूम टेम्परेचर द रेशो ऑफ ऑर्थो हाइड्रोजन टू पैरा हाइड्रोजन। बेटा ये आपका रूम टेम्परेचर पर इनका रेशो जो आता है वो 3:1 है। ये भी हमने ग्रुप 1 में हाइड्रोजन पढ़ा था, तब भी बताया था आपको। ठीक है, विच आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, अभी कहा था कि 3 आइसोटॉप्स हैं इसके, 1H1 नॉन रेडियो एक्टिव है, 1H2 ये भी नॉन रेडियो एक्टिव है, लेकिन 1H3 जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, ट्राइटियम। तो इसमें यही पूछा था कि कौन सा रेडियो एक्टिव है हाइड्रोजन का आइसोटॉप, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वाटर कौन सा है, ये हैवी वाटर D2O। कहाँ यूज़ किया जाता है बेटा, ये यूज़ किया जाता है हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए, ताकि इलेक्ट्रॉन कम स्पीड से आए, और जो हमने बीच में लटकाई हुई है क्या यूरेनियम की रोड्स, ये उनसे टकराकर न्यूक्लियर फिशन कर सके। तो इसलिए क्या है, ये मॉडरेटर के रूप में इसमें यूज़ किया जाता है, मंदक के रूप में। ठीक है, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ा था ये बेटा हमने। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डायहेड्रल एंगल हाइड्रोजन H2O2 का डायहेड्रल गैसियस फेज में तो था बेटा 111, और इसका जो आपका सॉलिड फेज में था डायहेड्रल एंगल 90। तो यहाँ पर इसने हमसे गैसियस फेज का पूछा है, ये भी हमने H2O2 का बताया था आपको, तब इसमें दिखाया था हमका। ये आपका डायहेड्रल एंगल क्या था, H2O2 कुछ इस तरह का था, यहाँ पे H, यहाँ पे H, एक एंगल हमने ऐसे, एक प्लेन एक ऐसा बना दिया, दूसरा प्लेन हमने कुछ ऐसा बना दिया, ये ऐसा प्लेन बना दिया। इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये आपका कहलाता है डायहेड्रल एंगल। ये दिया है 111.5 किसमें, गैसियस फेज में। सॉलिड फेज में इसका वैल्यू 90.2 होता है, तो उसने गैसियस फेज के लिए पूछा था, तो आंसर हुआ बी। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H2O2, H2O2 में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा वो क्या होती है, ये -1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने यही पूछा है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, ऑक्सीजन की।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल इज द मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा बेटा सोडियम ही पाया जाता है। सोडियम क्या है, सोडियम के बहुत सारे आपके क्या है कंपाउंड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो अर्थ क्रस्ट में अगर हम देखा जाए तो इसमें कौन सी एल्कली मेटल सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सोडियम वाली अर्थ ये एल्कली मेटल सबसे ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये पूछा है कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में बेटा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आता है। ग्रुप 1 एल्कली मेटल का और ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल का। एल्कली मेटल में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और एल्कलाइन अर्थ मेटल में 2 होते हैं। तो इसलिए ग्रुप 1 और 2 दोनों ही ग्रुप को हम एस ब्लॉक में रखते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 11, विच एल्कली मेटल गिव्स ए क्रिम्सन रेड कलर। रेड कलर जो आपको देता है बेटा, कौन देता है इसमें से क्रिम्सन रेड, ये हमारा लिथियम देता है। रेड कलर का आपका किससे मिलेगा आपको, ये हम फ्लेम टेस्ट करते हैं बेटा, उसमें अलग अलग मेटल अलग अलग कलर देती हैं। तो जो एल्कली मेटल का हम फ्लेम टेस्ट करते हैं ज्वाला परीक्षण, उसमें लिथियम का जो कलर आता है वो क्रिम्सन रेड। ये आपको याद रखने वाला फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका, ये फैक्ट्स आपको याद रखने। नेक्स्ट में आते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। हमने कहा कि डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है। तो जो सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई अगर हम बात करें, ये सारे के सारे एल्कली मेटल्स हैं, तो इनमें सबसे कम इसकी और सबसे ज़्यादा इसकी, सीरियम की। तो ये आपका इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज विच लीड्स टू एनोमेलस प्रॉपर्टीज़। क्योंकि हमने कहा लिथियम के सबसे छोटे साइज़ का है और ये किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, लिथियम किसके साथ, आपका मैग्नीशियम के साथ। ग्रुप पीरियड सेकंड के मेंबर्स पीरियड थर्ड वालों के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो ये जो एक्सेप्शनल, इसने यही पूछा है कि द एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ विच आयन लीड्स टू एनोमेलस प्रॉपर्टी, कौन सा करेगा, ये लिथियम करेगा। बाकी अपने सभी अदर एलिमेंट्स से ये अलग बिहेवियर शो करता है, डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है किसके साथ, पीरियड सेकंड वालों, पीरियड थर्ड वालों के साथ। पीरियड थर्ड में कौन आएगा इसके साथ, डायगोनल में मैग्नीशियम। तो ये मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर। क्या होती हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो ये एक्चुअल में जैसे जैसे हमारा साइज घटता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के निकलने की पॉसिबिलिटी घट जाती है। तो अगर हम देखें एल्कली मेटल से जब हम एल्कलाइन अर्थ मेटल में जाएं, ठीक है, तो साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जैसे सोडियम के कंपैरिजन में मैग्नीशियम का साइज़ छोटा है क्योंकि जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो गया। तो जैसे जैसे हमारा साइज़ छोटा होगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन के निकलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। और रिएक्टिविटी तो इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने की वजह से है मेटल की, तो इसलिए क्या होगा, लेस रिएक्टिव। और जैसे साइज़ छोटा हुआ तो क्या हो गया, इसकी डेंसिटी बढ़ गई, तो मोर हार्डर किसके कंपैरिजन में, एल्कली मेटल के। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, ये बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल डज नॉट इम्पार्ट एनी कलर। कोई भी कलर नहीं होता। तो कलर किस वजह से आता है, इसमें से कौन से किसका कलर नहीं आएगा। मैंने कहा था ये सब हमारे फैक्चुअल हैं, ये फैक्ट्स वाले हैं, आपको जो ध्यान में रखना है कि इसमें से कौन कलर नहीं देगा। तो इसमें मैग्नीशियम का कोई कलर नहीं आता है और एक बेरिलियम का कोई कलर नहीं आता है, इन दोनों का कोई कलर नहीं आता है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं आपको जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका थर्मल स्टेबिलिटी। ये भी बेटा हमने जब ग्रुप सेकंड पढ़ा रहे थे एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो वहाँ पे कार्बोनेट्स बताए थे कि कहा था कि कार्बोनेट्स ऊपर से नीचे आने पर इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। उसका रीज़न भी था क्या, उनका रीज़न था आपका कि ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है आपका, हाइड्रेशन की एंथैल्पी, जो डिग्री ऑफ जो हाइड्रेशन करते हैं जब वाटर में इनको घोलते हैं, तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका हाइड्रेशन कम होता है। तो हाइड्रेशन की एंथैल्पी कम होने की वजह से, ठीक है, तो वहाँ पे लैटिस एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, जिससे उनकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसमें डाउन द ग्रुप जाने पर जो भी एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं उनके जो कार्बोनेट्स हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यही पूछा है, द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होती है बेटा, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा बी।
ठीक है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा उसका क्या हो जाएगा बेटा, उसकी पोलराइजिंग पावर घटेगी, कोवलेंट करैक्टर घटेगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका, अब उसकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसको हम इससे पोलराइजिंग पावर से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इनकी हाइड्रेशन की एंथैल्पी से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। ये नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो अब आते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होगा, NaH, इसमें क्या होगा Na प्लस H माइनस, Na प्लस का भी ऑक्टेट पूरा है और H का भी बाहर का शेल पूरा है। CaH2 Ca2 प्लस 2H माइनस, यहाँ दोनों का अपना अपना शेल पूरा है। BeH2 ही एक ऐसा बचता है बेटा। BeH2 में क्या होगा आपका यहाँ पर और क्या बचा, K और H का लेंगे तो K प्लस और H माइनस, तो यही वाला है जो कि कोवलेंट है। कोवलेंट होने की वजह से ये दोनों H के साथ एक एक कैसा बनाता है बॉन्ड, एक एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, और जब आपके B दोनों H के साथ एक एक शेयर करेगा तो B के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये रह जाएगा आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। नेक्स्ट है द रिएक्शंस ऑफ वाटर विद सोडियम मेटल प्रोड्यूसेस, सोडियम की रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कराते हैं तो कुछ ऐसा होता है बेटा, इससे हमारा एक तो NaOH बनता है, साथ ही साथ H2 रिलीज होती है। तो इसने यही पूछा है द रिएक्शन ऑफ वाटर विद सोडियम मेटल प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है, NaOH और H2। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, इनमें सबसे ज़्यादा बेसिक, BeO को तो हमने पढ़ा है कि ये तो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एम्फोटेरिक। जैसे जैसे ऊपर से नीचे बढ़ते हैं बेसिक करैक्टर इंक्रीज होता है, तो सबसे नीचे कौन आ रहा है इसमें, BaO, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्गली बेसिक, स्ट्रॉन्गली बेसिक, तो इसलिए आंसर भी हमारा यही हो गया। सबसे ज़्यादा बेसिक पूछा था इसने, ये सबसे ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड्स कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड BaO है। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो जस्ट फार्मूला बेस्ड है बेटा कि CaSO4 इंटू हाफ H2O को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच एल्कली मेटल फॉर्म प्रीडोमिनेंटली ए सुपर ऑक्साइड, ये भी हमने एल्कली मेटल में बताया था। लिथियम क्या बनाता है बेटा, Li2O बनाता है लिथियम ऑक्साइड। सोडियम क्या बनाता है, Na2O2 बना देता है। पोटेशियम क्या बनाता है, KO2, और O2 ही है हमारा सुपर ऑक्साइड, तो आंसर क्या हो जाएगा ये। Mg क्या बनाता है, MgO बनाता है। तो ये तो सुपर ऑक्साइड कौन बनाएगा, पोटेशियम। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो इसके लिए भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है तो इसलिए आपको ये फैक्चुअल कह सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 22, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स इन वाटर डाउन दी ग्रुप घटती है, तो सॉल्युबिलिटी अल्कलाइन अर्थ मेटल की डाउन दी ग्रुप जाने पर घट जाती है। रीजन इसका क्या बताएंगे, ऊपर से नीचे आने पर हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज, क्यों, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से हाइड्रेशन कम होगा, जिसकी वजह से आपका सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। तो इसको हम हाइड्रेशन के बेस पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज, ये हो जाएगा बेटा 22 का आपका हो जाएगा क्वेश्चन आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, H2O2 एक्ट्स एज ए ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट कोई भी, मान लो आपके पास कोई कलरिंग मैटर है, कलरिंग मैटर, जब आप उसको नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं तो ये डीकलराइज हो जाता है, यानी कि कलरलेस बन जाता है, कलरलेस। तो ये डी कौन देगा आपका, ओ कौन देता है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही देगा। तो H2O2 ब्लीचिंग एजेंट किसके रूप में काम करता है, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, और वो नेसेंट ऑक्सीजन किसी भी कलरिंग मैटर को कलरलेस कर देगा। तो H2O2 का जो आपका ब्लीचिंग जो एजेंट की तरह ये काम करता है वो किसकी वजह से है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, द कमर्शियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2O2। ये हमने बेटा इसकी जब प्रिपरेशन मेथड्स बताए थे तो उसमें आया था 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल से हमने H2O2 के बनाया था, सबसे ज़्यादा इसी से ही बनाया जाता है कमर्शियली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का रीज़न क्या था, उनकी लैटिस एंथैल्पी, और लैटिस एंथैल्पी में सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसका साइज छोटा,
Na तो सभी के पास है, तो साइज किसका देखेंगे, हैलोजेंस का। हैलोजन में साइज सबसे छोटा किसका है, F का। तो इसलिए सबसे क्या है, देखो लैटिस एंथैल्पी U को हमने पढ़ा था Z प्लस Z माइनस अपॉन R स्क्वायर। R क्या था उनका, इंटरआयनिक रेडियस, यानी कि साइज से डिपेंड करता है। जितना साइज छोटा उतना ही R का वैल्यू कम, U का वैल्यू ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी इसी की होगी, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा इसी का ही पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, द मोबिलिटी ऑफ हाइड्रेटेड एल्कली मेटल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा आपका, ये कह रहा है कि मोबिलिटी किसकी वजह से होगी। हमने कहा था कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं साइज तो बढ़ता है और हाइड्रेशन घटता है, और जो सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड है वो Li है, तो Li की मोबिलिटी सबसे कम। और सबसे कम हाइड्रेशन किसका होगा, सीजियम का। तो सीजियम का हाइड्रेशन सबसे कम होने की वजह से इसका इफेक्टिव साइज सबसे छोटा होगा, तो इसके लिए इसकी मोबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सीजियम। लेकिन अगर हम इसको मेल्ट करने की बात करते, मोल्टन स्टेट में इन आयनों की मोबिलिटी में इसमें से किसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती। अगर हम मेल्ट कर देते इस एल्कली मेटल को, तो तब उस कंडीशंस में लिथियम मेटल लेते, सोडियम मेटल लेते, पोटेशियम मेटल लेते, सीजियम मेटल लेते और उसको मेल्ट करते और तब पूछते कि बताओ किसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। तो उस वाली कंडीशन में Li की हो जाती, क्योंकि अब यहाँ पे हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ी ना लगता। हाइड्रेशन के कॉन्सेप्ट में जो साइज छोटा होता है उसका हाइड्रेशन ज़्यादा, और जिसका साइज बड़ा होता है उसका हाइड्रेशन कम। और हाइड्रेशन के बाद क्या होता है, इफेक्टिव साइज। जिसका हाइड्रेशन कम होता है उसका इफेक्टिव साइज क्या होता है, हाइड्रेशन कम होने की वजह से इफेक्टिव साइज कम रह जाता है, और जिसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा उसका इफेक्टिव साइज ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन इसका होता है, इसलिए इसका इफेक्टिव साइज सबसे बड़ा, तो मोबिलिटी सबसे कम। ठीक है, ये इस वाले कॉन्सेप्ट में चलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 27, कौन विच एलिमेंट शोज ए डायगोनल रिलेशनशिप। हमने क्या कहा था, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स थर्ड पीरियड वालों के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो सेकंड पीरियड का किसके साथ कराए, मैग्नीशियम के साथ। तो मैग्नीशियम का साथ अगर हम देखें तो मैं आपको एक बार इसकी पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ। ये देखिए, लिथियम किसके साथ शो करेगा, मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम किसके साथ शो करेगा, बेरिलियम किसके साथ शो करेगा, एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, इस तरह से ये सेकंड पीरियड के मेंबर। बोरोन किसके साथ शो करेगा, सिलिकॉन के साथ। तो सेकंड पीरियड के मेंबर थर्ड पीरियड वालों के साथ डायगोनल रिलेशन। तो इसने मैग्नीशियम के बारे में पूछा, तो मैग्नीशियम किसके साथ शो करेगा, इसके साथ। तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ। तो वापस हम आते हैं अपने सी पर ही, अपने टेस्ट पर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मैग्नीशियम से पूछा है कि मैग्नीशियम के साथ कौन करेगा डायगोनल रिलेशनशिप, लिथियम करेगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 28, द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है बेटा CaO। ये भी फैक्चुअल है आपका। क्वेश्चन नंबर 29, विच ग्रुप सेकंड एलिमेंट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ, इनमें से कौन रिएक्ट करेगा। इसमें से बेटा ये वाली रिएक्शंस भी हमने एल्कलाइन अर्थ मेटल में बताई थी। जो Be है वो NaOH के साथ ये रिएक्शंस करता है, 2NaOH प्लस 2H2O, और इस तरह से हमारे पास बनता है Na2BeOH का होल 4 प्लस H2। तो H2 गैस लिबरेट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, Be, बेरिलियम। तो Be हमारा इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट है आपका, द सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इन वाटर इज नोन एज। स्लेक्ड लाइम में, स्लेक्ड लाइम क्या होता है, बुझा हुआ चूना, CaOH ट्वाइस। उसका सस्पेंशन वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाता है बेटा मिल्क ऑफ लाइम। तो सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इन वाटर इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, प्योर लिक्विड H2O2 इज वीकली एसिडिक एंड हैज़ ए डाई। जो H2O2 का हम जो लिक्विड लेते हैं बेटा, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर से भी ज़्यादा होता है, 93। वाटर का तो हम नियर अबाउट 80 पढ़ते हैं। ठीक है, और जबकि इसका कितना होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 93 होता है। तो हम क्या कहेंगे, वाटर से ज़्यादा, हायर देन दैट ऑफ वाटर। वाटर से ज़्यादा होता है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट है 32, इन द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड BeCl2।
BeCl2 की स्ट्रक्चर हमने ये कहा था, ये Be है, लीनियर स्ट्रक्चर शो करता है। तो हर Be अगले Cl के साथ, जैसे यहाँ Cl है ऐसे ये इधर भी किसके साथ, अगले मॉलिक्यूल के Cl के साथ जाएगा, फिर ऐसे ये इधर अगले मॉलिक्यूल के साथ Cl के साथ जाएगा। तो कोई भी एक कितने अदर के को डायरेक्टली टच करता है वही उसकी क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो इसमें कहा है बेरिलियम की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, आपकी 4 आ जाएगी। तो बेरिलियम क्या है आपका, इस तरह से 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। Which of the following statement about liquid ammonia solution of alkali metal is incorrect? alkali metal क्या देने की कंडीशन में होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन आपका अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है जैसे ही हम उसमें उसका क्या डालते हैं, लिक्विड अमोनिया डालते हैं। तो अब उनमें कंडक्ट होने लगती है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। प्योर NH3 से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी, सोडियम मेटल से हो जाएगी, लेकिन जैसे ही हम उसको क्या लिक्विड अमोनिया में डालेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और उधर आयन भी बन जाएगा। तो अब यहाँ पर आपका इसमें बात कर रहे हैं हम किसकी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल इज इनकरेक्ट। तो कलर भी कैसा हो जाएगा, वो जो इलेक्ट्रॉन आपका अमोनिएटेड हुआ है वो इलेक्ट्रॉन क्या लेगा, वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो जब लाइट एब्जॉर्ब होती है, कुछ एब्जॉर्ब होती है, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो रिफ्लेक्ट होकर हमारे रेटिना पर कौन से कलर की लाइट पहुंच रही है, सोल्यूशन उसी कलर का दिखाई देगा। तो जब हम इसका सोल्यूशन बनाते हैं तो सोल्यूशन हमको ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो ये तो करेक्ट हो गया पहला, हमें तो इनकरेक्ट बताना था कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। दूसरा, और इलेक्ट्रॉन आगे हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन अलग हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये नेचर कैसी कहलाएगा, नेचर पैरामैग्नेटिक नेचर का कहलाएगा। और जबकि ये क्या कह रहा है, दे आर हाईली डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक कहाँ है, तो पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, यही हमारा इनकरेक्ट बन जाएगा। और बाकी के देखते हैं, ये और क्या है, ये तो इनकरेक्ट हो गया और ये हमारा करेक्ट हो गया, हमें इनकरेक्ट ही बताना था। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। थर्ड वाले को भी एक बार चेक कर लेते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन एंड सॉल्वेटेड मेटल आयन, बिल्कुल ठीक बात है। चौथा क्या है, ऑन स्टैंडिंग दे लिबरेट H2 गैस, हाइड्रोजन गैस फॉर्मिंग एमाइड, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो आंसर इनकरेक्ट वाला कौन सा हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं, व्हाई डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो सॉल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर क्या हो जाएगा, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से लैटिस एंथैल्पी कम होना स्टार्ट होगा, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ना स्टार्ट होगा, और हाइड्रेशन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेज मोर रैपिडली दैन हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो फिर कोई ये नहीं कहेगा कि भाई ऊपर से नीचे आने पे साइज भी तो बढ़ रहा है, और हमने कहा था कि हाइड्रेशन जो है वो साइज बढ़ने के साथ साथ घटता है। तो बात आती है कि अब दोनों ही घट रहे हैं, तो दोनों में से फिर रैपिडली ज़्यादा तेज़ी से कौन घट रहा है, तो ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर, क्योंकि लैटिस एनर्जी के फॉर्मूले में साइज का नीचे आर का स्क्वायर था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, तो साइज ज़्यादा डोमिनेटिंग यहाँ दिखाएगा अपना, तो इसलिए लैटिस एनर्जी तेज़ी से घटेगी एज कम्पेयर टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इसलिए ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा बेटा। When LiNO3 and NaNO3 are heated separately, the products formed are respectively। मैं इन दोनों की आपको रिएक्शन लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, प्रोडक्ट का पता चल जाएगा। LiNO3 जब हम इसको हीट करते हैं तो ये टूटता है Li2O में प्लस 2NO2 में प्लस O2 में, और जो हमने दूसरा लिया है NaNO3 2NaNO3 जब हम इसको हीट करते हैं तो ये टूटता है 2NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस O2। तब हमारे ऑप्शंस क्या बनेंगे, LiNO3 से तो बनेगा Li2NO2 प्लस O2, ये तो इसमें दिखाई दे रहा है, और एक इसमें दिखाई दे रहा है, तो बी या सी में से कोई होगा। तो दो ऑप्शन तो यहाँ गए। फिर NaNO3 से क्या बना, NaNO3, इससे क्या बना NaNO2 प्लस O2, तो NaNO2 प्लस O2 इसमें दिखाई दे रहा है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, कंसीडर द हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ ग्रुप सेकंड आयन Be Mg Ca Sr Ba। ये सारे आयन क्या हैं, एक ही ग्रुप के हैं, सेकंड ग्रुप के। ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है,
तो उससे क्या कहा था हमने, हाइड्रेशन एंथैल्पी घटता है। तो उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज हाईली सॉल्युबल, तो कौन सा सॉल्ट नहीं ऊपर से नीचे आने पे हमने कहा घटेगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी घटेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। तो इसमें कह रहा है कि हाईली सॉल्युबल कौन होगा, जिसका साइज सबसे कम छोटा साइज किसका दिखाई दे रहा है हमको, बीई का दिखाई दे रहा है, ठीक है ये। तो इसलिए सबसे छोटा साइज ये होने की वजह से सबसे ज़्यादा सॉल्युबल यही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं बेटा। देखो लिथियम तो हमने कहा था कि बाकी अपने अदर के साथ ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। तो बाकी में हमने कहा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमने उसमें भी पढ़ा था बेटा ECS में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा और रिड्यूसिंग पोटेंशियल सबसे कम था, सबसे नीचे रखा हुआ था बॉटम में लिथियम। तो लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम था, जिसको हमने रिडक्शन पोटेंशियल भी कहा था। तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे कम, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा। तो इसलिए लिथियम सबसे जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसने यही पूछा है, क्या पूछा है, दियर रिड्यूसिंग पावर, तो दूसरे को रिड्यूस करेगा क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। सबसे जल्दी कौन निकालेगा, लिथियम। तो लिथियम वाला जो है वो सबसे इन दो में से आएगा ऑप्शन, तो दो तो मैंने यहाँ कट कर दिए। फिर ऊपर से नीचे आने पर हमने क्या कहा था कि ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो लिथियम को तो अलग रखो बस, बाकी के क्या बचा हमारे पास, सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम। साइज सबसे ज़्यादा इसका, तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन यही निकालेगा, सबसे जल्दी यही निकालेगा। तो इसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा, फिर कम, फिर और कम, फिर सबसे कम। तो इसलिए आएगा लिथियम, सीजियम, रुबीडियम, फिर पोटेशियम और फिर सोडियम। तो सबसे ये ऑप्शन से ए बन जाएगा। तो लिथियम क्या था, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो किया था उसने, ठीक है। बाकी सबका अलग देखेंगे, लिथियम का अलग देखेंगे। और लिथियम को फिर किससे करेंगे, लिथियम को तो हम अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख लेंगे, ठीक है बेटा। चाहे तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको इन सारी मेटल का पता है कि कौन ऊपर आता है कौन नीचे आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, H2O2 रिस्टोर द कलर ऑफ ओल्ड लेड पेंटिंग्स। पुरानी जो पेंटिंग हो जाती है बेटा उनमें PBS बन जाता है। PBS कैसे कलर का होता है, काले कलर का। तो अब हम क्या करें, H2O2 से उसको क्या कर दें, PBS को ऑक्सीडाइज कर दें। ऑक्सीडाइज होकर किस में बदल जाएगा, PbSO4 में। PbSO4 कैसे कलर का होता है, वाइट कलर का। तो वाइट कलर हो जाएगा। अब PB जो आपका क्या था, जो ब्लैक कलर था वो डिसअपियर, तो जो उनका ओरिजिनल कलर था स्टार्टिंग में वो वापस फिर से आ जाता है। तो H2O2 का छिड़काव कर देते हैं, उसका स्प्रे कर देते हैं जब हमारी पुरानी पेंटिंग हो जाती है और वो काली पड़ जाती है, उसका ओरिजिनल कलर गायब हो जाता है। तो उस पर H2O2 का क्या करके स्प्रे करके हम वापस उसको कलर को रिगेन कर लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ ऐसा कि जो लेड हुआ था, ब्लैक लेड PBS बना था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, PbSO4 में, ठीक है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। 39 विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, कौन सा इसमें से सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, कौन नहीं करेगा भैया, इसमें सिर्फ और सिर्फ LiHCO3 ये हमारा लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नहीं तो हमने तो ये भी पढ़ा है NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, ये तो किस फॉर्म में रहता है आपका, ये हमारा किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है बेटा, ठीक है। तो बाकी के सब हमारे सॉलिड फॉर्म में रहेंगे सिवाय LiHCO3 को छोड़कर, ठीक है। तो इसमें यही पूछा कि कौन सा ठोस अवस्था में मौजूद नहीं है, तो LiHCO3 नहीं है इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में तो आते ही LiHCO3 क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाता है। तो इसलिए सॉलिड में नहीं, ये सॉलिड फॉर्म में ये किसी और में बदल जाएगा, ठीक है। तो LiHCO3 रहेगा ही नहीं, ये तो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में या इसका सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, मेटल M रेडिली फॉर्म इट्स सल्फेट MSO4 विच इज वाटर सॉल्युबल। इनमें से कौन वाटर सॉल्युबल होगा। तो अभी कहा था बेटा पीछे कि ऊपर वाले वाटर सॉल्युबल, नीचे से आते हैं जैसे जैसे हाइड्रेशन एंथैल्पी घटती है, सॉल्युबिलिटी घटती है। तो सबसे ऊपर ये सब एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, सबसे ऊपर कौन रखा है यहाँ पे, BE, तो उसी से हो जाएगा बेटा। तो BE आपका सेकंड ग्रुप में सबसे ऊपर रखा है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी और उसी को कह रहा है MSO4।
और Be का ही ऑक्साइड जो होता है BeO वो कैसा होता है बेटा, इनर्ट होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। फिर हम उसका अगर हम ऑक्साइड्स बना देते हैं BeOH ट्वाइस, और वही क्या कर हो जाता है बेटा, इनसॉल्युबल भी हो जाता है। तो बाकी सारी चीज़ों को ये इसी के साथ फिट बैठ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, व्हेन हैवी वाटर रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बाइड। हैवी वाटर क्या होता है D2O, और कैल्शियम कार्बाइड क्या है CaC2। जब हमने इसमें वाटर के साथ इसकी रिएक्शन पढ़ी है तो वो क्या थी हमारी, वाटर के साथ रिएक्शन वो बना था बेटा CaOH ट्वाइस प्लस C2H2। लेकिन D2O के साथ ये रिएक्शन सब क्या होगी, 2D2O, ये रिएक्शन D2O के साथ बन जाएगी CaOD ट्वाइस प्लस C2D2, ये बन जाएगी। तो इसमें यही पूछा है कि क्या बनेगा, C2H2 तो वाटर के साथ रिएक्शन से बनता कैल्शियम कार्बाइड की, इसको तुम कार्बेट भी कहते हो। क्या है, इसको फल पकाने में यूज़ करते हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, आम पकाना है, केला पकाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, कार्बेट, जिसको तुम अपनी लोकल लैंग्वेज में कार्बेट बोलते हो, वो यही है, कैल्शियम कार्बाइड है वो। उसका पाउडर उसके बीच में रख देते हैं, ऊपर से छिड़काव कर देते हैं, और उसको एक टाट की पल्ली होती है जो उसके साथ उसको लपेट देते हैं। ठीक है बेटा, तो उसके साथ आपका ये फिर, ताकि वो उसकी C2H2 ना उड़े और वो सिर्फ फ्रूट्स के कांटेक्ट में आए, उनके सेल वाल को सॉफ्ट कर दे, और इसी को कहते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो उसमें भी ये यूज़ करता है। गैस वेल्डिंग में भी यूज़ करते हैं C2H2 का, पर यहाँ पर तो हमने वाटर की बजाय क्या लिया है, हैवी वाटर, तो इसलिए बनता क्या है, C2D2 बनता है। अगर वाटर लेते तो तब C2H2 बनता, हमने क्या लिया है, हैवी वाटर, तो क्या बनेगा, C2D2। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं, द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम। हमने कहा था लिथियम क्या करता है, लिथियम क्या करता है हमारा, लिथियम हमारा डायगोनल रिलेशनशिप भी शो करता है और अपने बाकी के मेंबर से अलग बिहेवियर शो करता है। तो किसकी वजह से, लिथियम साइज में सबसे छोटा है, सबसे छोटा जो होता है उसकी नेगेटिव आयन को पोलराइज करने की पावर सबसे ज़्यादा होती है। तो हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम आयन, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका चार्ज अपॉन रेडियस रेशो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, अगर हमारा टेम्परेचर 1000 केल्विन से ऊपर हो तो BCl2 किसी और के साथ नहीं जुड़ पाएगा, सिर्फ अकेला रह पाएगा, इसी को कहते हैं मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये लीनियर मोनोमर बनाता है। अदरवाइज रूम टेम्परेचर पर तो ये क्या होता है, इसका ऑक्टेट तो पूरा होता नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करेगा, साम दाम दंड भेद अपनाएगा। तो क्या करेगा, अदर के साथ, अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता चला जाएगा, डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, पॉलीमर, इस तरह से फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता चला जाएगा लो टेम्परेचर पर। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रखा है 1000 केल्विन से ऊपर, तो तब उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस नहीं होता है और ये फिर मोनोमेरिक और गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं, कार्सनल कैलनर, इसमें क्या है बेटा, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करते हैं NaOH की। ठीक है, तो इसमें पूछा है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, व्हाट एक्स द कैथोड एंड एनोड। इस मेथड में हमारा मरकरी का कैथोड था और कार्बन का एनोड था, तो आंसर है सी। NaOH के बनाने की विधि पढ़ी थी हमने, मेथड्स पढ़े थे, कहाँ, ग्रुप 1 में, वहाँ पर आया था ये। क्वेश्चन नंबर 45, विच एल्कली मेटल एक्ट्स एज लिक्विड कूलेंट। लिक्विड कूलेंट की फॉर्म में न्यूक्लियर रिएक्टर में बेटा सोडियम पोटेशियम एलॉय का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। तो क्या करेगा, ये मूव करता रहेगा और कूलेंट का काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सोडियम पोटेशियम एलॉय को ये क्या है, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो ये कि तरल पदार्थ है। ठीक है, और वो इसलिए किसका काम करता है, कूलेंट का काम करता है, क्योंकि इन मेटल्स की कंडक्टिविटी हाई होती है, ऊपर से लिक्विड भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अच्छा कूलेंट का काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 से 50, ये क्वेश्चंस में हमारा अगर स्टेटमेंट वाइज हैं ये क्वेश्चंस, अगर स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट होंगे तब तो, और सेकंड वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा फर्स्ट का, तब हम ए बोलेंगे। दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं पर सेकंड वाला उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट का, तब बी बोलेंगे। स्टेटमेंट सी ऑप्शन कब बोलेंगे, जब स्टेटमेंट 1 तो ट्रू होगा, सेकंड फॉल्स होगा, और डी कब बोलेंगे, जब फर्स्ट फॉल्स होगा और सेकंड ट्रू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अभी क्या था बेटा, बात तो सही है बिल्कुल। दूसरा क्या है,
सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, द लिथियम आयन हैज़ द हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी। बिल्कुल बात ठीक है, साइज जिसका छोटा होगा उसका हाइड्रेशन भी ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही सही हैं और दोनों एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन हैं जी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा 46 का बेटा ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं 47 पर। स्टेटमेंट 1, बेरिलियम सॉल्ट्स आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर। ठीक है, बेरिलियम के सॉल्ट जो होते हैं कोवेलेंट नेचर के होते हैं, ये हमने पढ़ा बेटा फजान रूल में। फजान रूल में क्या, बी का साइज छोटा, और बी का साइज छोटा तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा। तो आंसर सेकंड स्टेटमेंट में देखो यही है, B2+ आयन हैज़ द वेरी स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज रिजल्टिंग इन ए हाई पोलराइजिंग पावर। बिल्कुल ठीक है, फजान रूल में पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में। तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया बेटा इसका भी। क्वेश्चन नंबर 48 में स्टेटमेंट 1, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट्स एक्सक्लूसिवली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं भाई, ये तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों तरह का काम करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बेटा इनकरेक्ट हो गया हमारा। फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा है, इनकरेक्ट। सेकंड में देखते हैं, द ऑक्सीजन एटम इन H2O2 इज इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट विच कैन ओनली डिक्रीज टू। नहीं भाई, -1 से 0 भी हो सकता है जब ये O2 में कन्वर्ट होगा, -1 से ये -2 में भी जा सकता है जब ये ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होगा। तो दोनों में जा सकता है, ये कह रहा है सिर्फ इसी में जाएगा, तो गलत हो गया ये बात। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, इसलिए ये दोनों ही इनकरेक्ट हैं। तो फिलहाल तो आपका इसमें ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं हमारे पास, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका क्या है, कुछ करेक्शंस है। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए था, कुछ ऐसा, जबकि ये 4 ऑप्शन जो हमने पीछे लिखे थे उसमें ऐसा कोई नहीं है जिसमें दोनों ही इनकरेक्ट हो। तो इसलिए हमें डी को ऐसा करना पड़ेगा, स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड बोथ, स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, इसको ऐसे करना पड़ेगा, तब हम इनका आंसर दे पाएंगे। तो तब हमारा उसके अकॉर्डिंग आंसर, अगर वो हो वहाँ पे करेक्शन कर दें तो तब आंसर क्या बन जाएगा, डी आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। 49 में क्या बोला है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ में अभी पढ़ा था तो बेटा हमने कि ऊपर से नीचे आने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। रीज़न क्या बताया था कि उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से हाइड्रेशन क्या हो जाता है, कम होने लगता है, तो इससे सॉल्युबिलिटी भी घट जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। स्टेटमेंट 1, पोटेशियम एंड सीजियम आर यूजफुल इन इलेक्ट्रोड इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल। बिल्कुल ठीक बात है, इनको फोटोइलेक्ट्रिक सेल में यूज़ किया था क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी इनमें ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रोड्स की फॉर्म में फोटोइलेक्ट्रिक सेल में यूज़ करते हैं। सेकंड में क्या है, दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। जितना आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कम एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और इसलिए क्या हो जाएगा, आपका इनकी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो पहला और ये दोनों ही सही हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम को बताया था बेटा, जब हम डी ब्लॉक पढ़ रहे थे 3D सीरीज में, स्कैंडियम में सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, Sc3+। Sc3+ के केस में 3D 0 आएगा। ठीक है, और फिर जिंक में भी पढ़ा था बेटा, जिंक को सिर्फ और सिर्फ 1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, Zn2+। Zn2+ में क्या हुआ, 3D10। दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं ताकि डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर सके, और यहाँ पर कोई जगह ही नहीं बची है डी ट्रांजिशन के लिए, सब भरे हुए हैं T2Gb और EGB। तो दोनों ही कंडीशंस में डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए दोनों कैसे होते हैं, कलरलेस। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब हमने पढ़ा था बेटा उसमें 3D सीरीज या कोई भी सीरीज पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था, बाहर वाले शेल में या तो एक रहेगा या 2 रहेगा इलेक्ट्रॉन, जैसे कि क्रोमियम वाला केस था, वहाँ पे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, बाकी सब में क्या कहते 2-2 थे, और डी में 1 से लेकर 10 तक हो सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक वालों का या ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ए n-1, डी 1 to 10 और ns 1 to 2। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। कौन सा इसमें से आयन कैसा है, कलरलेस। अभी बताया था देखो, स्कैंडियम 3+
इसमें क्या आता है बेटा 3D 0, कोई डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, डी ट्रांजिशन होगा ही नहीं, तो इसलिए कलरलेस। क्वेश्चन नंबर 54, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट Ni2+ का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आएगा 3D8। तो डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। और म्यू का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, √10n+2 bm, √10n+2 bm, bm मीन्स बोहर मैग्नेटोन। तो √2 + 2 4 × 2 से 8, √8 का वैल्यू कितना आएगा, √8 का वैल्यू आएगा 2.83। अगर √9 होता तो एग्जैक्ट 3 आ जाता, अभी 3 से थोड़ा कम, 3 से थोड़े कम का एक ही ऑप्शन है ये रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 पॉइंट समथिंग, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते तो 3 पॉइंट समथिंग, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता तो 1.73, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते तो 4.90 आता। पर यहाँ पर तो 2 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आंसर क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग वाला, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। क्यों, एक से ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए हम इनको एज ए कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। जो भी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे उनको हम एज ए कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू, ये भी हमने एफ ब्लॉक में बताया था कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है। क्या है, जैसे ही हम 58 से लेकर 71 तक जाते हैं तो साइज़ क्या हो जाता है, धीरे धीरे घटने लगता है। उसका रीज़न क्या था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहे हैं, एफ़ में, और एफ़ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से क्या हो जाता है, आपका 4f इलेक्ट्रॉनों का पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है, जिससे साइज़ घटने लगता है। इसी को हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का नाम देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही एक्टिनाइड में भी पाया जाएगा, उसको 5f इलेक्ट्रॉन का पुअर शील्डिंग इफेक्ट कहेंगे, और उसको कहेंगे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 57 में देखते हैं, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन, ये भी लैंथेनॉइड में बताया था बेटा, सबसे ज़्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट ऑफ द लैंथेनॉइड की क्या है, +3। बस कुछ जगह ये +2 और कुछ जगह +4 में मिलेगा, जहाँ पर इनको स्टेबिलिटी लेनी होगी, वो कुछ ही रेयर केसेस है, ठीक है। तो बस मोस्टली तो +3 में ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग्स टू 4D सीरीज। 4D सीरीज में कौन सा होगा, ठीक है। आयरन तो 3D का है मेंबर है। जिरकोनियम, ये आपने कहाँ पढ़ा था बेटा जिरकोनियम को, जिरकोनियम दिखा देता हूँ मैं आपको, अभी पीरियोडिक टेबल में देखो जिरकोनियम कहाँ है बेटा, देखो ये रहा, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम यह है ग्रुप 4 में, ठीक है। तो इसमें कौन से उसमें आ रहा है, ये 3D का है तो ये 4D का है, तो जिरकोनियम किस में आएगा, जिरकोनियम 4D में आएगा हमारा। तो इसने ये तो हो गया 4D का, ये हो गया 3D का। टंगस्टन किसका है बेटा, ठीक है, टंगस्टन क्या किस में आएगा, टंगस्टन आता है बेटा हमारा किस में, ये आता है 5D में, ग्रुप क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ये 5D में आता है बेटा। और प्लैटिनम किस में आएगा, प्लैटिनम भी 5D में आता है, ये भी 5D का मेंबर है। तो इसने पूछा है क्या, इसमें से कौन सा एलिमेंट से 4D सीरीज को बिलोंग करता है, तो 4D को कौन बिलोंग कर रहा है, बी, जिरकोनियम। क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय एनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा ऑस्मियम में देखने को मिलती है, OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, प्लस कितना होता है वहाँ पे, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। ऑस्मियम भी किस में आता है हमारा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आता है, तो +8 तक मिल सकती है, +7 तो एमन में ही मिलता है, ऑस्मियम में +8। क्वेश्चन 60, इन द 3D सीरीज द एलिमेंट विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है किस में आएगा, इसमें क्रोमियम का होता है बेटा, इसमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम का है। क्वेश्चन नंबर 61 में, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ एटम। दीज कंपाउंड्स आर जनरली, क्या होते हैं बेटा, जब वो खाली जगह में कोई और आके घुस जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल मास बढ़ जाएगा, जबकि खाली जगह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे क्या कहेंगे, ये हार्ड हो जाएगा और उनके मेल्टिंग पॉइंट भी हार्ड हो जाएंगे। तो हार्ड, सी ऑप्शन बन जाएगा, हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट।
जैसे कि स्टील में करते हैं बेटा, स्टील में भी तो ऐसे ही होता है भाई। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट इतना नहीं है जितना स्टील का है, स्टील में बढ़ जाता है। हमने क्या किया, एक तो एलॉय भी बना दिया उसको, और अदर मेटल जिनका साइज उसके आयरन के आसपास का था तो उनको मिक्स कर दिया, और क्या किया, और उसमें कार्बन भी मिक्स कर दिया, जो खाली जगह पड़ी हुई थी उनमें कार्बन घुस गया। तो इससे क्या हो जाएगा, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, मास बढ़ जाता है, हार्डनेस बढ़ जाती है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, द बेसिक करेक्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड। ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड के बेसिक करेक्टर किसकी वजह से होते हैं? किसी भी मेटल का जो बेसिक करेक्टर होता है वो किसकी वजह से होता है? मेटल का बेसिक करेक्टर होता है बेटा उसके इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी की वजह से। ठीक है, तो हमने कहते भी हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब क्या है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, जेड इफेक्टिव ज़्यादा डोमिनेट कर गया, अब उससे इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी निकलने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होने लगेगी। तो इसी को कहते हैं कि द बेसिक करेक्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, जो कि एक से ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उनका बेसिक करेक्टर डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, विच कॉन्फिगरेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू एलिमेंट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द डी सबशेल। डी सबशेल में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है? यही है, 3D में 5 होंगे और एक इसमें होगा, टोटल 6, सबसे ज़्यादा इसी में मिलेंगे हमको। क्वेश्चन नंबर 63 का बी ऑप्शन हो जाएगा भाई। 3D 5, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, 5 ही ऑर्बिटल थे, पाँचों में एक एक, और एक एस में हो गया, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। तो नेक्स्ट, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। दोनों की एटॉमिक रेडियाई सेम है, 4D की और 5D की। फिर से वापस इसके लिए आपको इसमें आना पड़ेगा अपनी ये। तो ये है 3D सीरीज, ये है 4D सीरीज, और ये है 5D सीरीज। 4D वालों का हम तो ये एक्सपेक्ट कर देते ना कि ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन उससे पहले आ गए लेंथेनॉइड्स। तो 5D वालों का साइज इसके साइज के लगभग बराबर ही पाया जाता है, और इसका रीज़न क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर साइज कैसा आ जाएगा, दोनों का साइज लगभग बराबर होगा, और उसका रीज़न क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज पैरामैग्नेटिक। जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक। Zn+2 3D10 नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Cu+1 3D10 नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Mn+2 3D5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्कैंडियम 3+ 3D0 नो इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, यही है हमारा पैरामैग्नेटिक। एलॉय फॉर्मेशन क्यों होता है? एलॉय फॉर्मेशन, जिनके बीच में तुम एलॉय बना रहे हो उन दोनों के साइज ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए, ताकि वहाँ पे क्या हो सके, सब्स्टिट्यूशन हो सके। तो सिमिलर एटॉमिक साइज ही रेस्पॉन्सिबल होता है एलॉय फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 67 पे, द कैटालिटिक एक्टिविटी, अभी कहा था कैटालिटिक एक्टिविटी क्या होती है, एक से ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 68, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, लेंथेनॉइड आयन इज पिंक। लेंथेनॉइड आयन कौन सा पिंक कलर का होता है? ये भी बेटा फैक्चुअल है आपको, अर्बियम Er3+, ये हमारा पिंक कलर शो करता है। नेक्स्ट आते हैं K1O4। K1O4 में कलर आ गया। अगर हम K1O4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, वो आता है +7। और हमने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में पढ़ा था कि ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स जनरली कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। वो कलर क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनमें डी ट्रांजिशन होता है। पर यहाँ तो डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जब हम Mn+7 बनाएंगे, Mn+7, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3D में 0 आएगा। तो फिर कैसे हो गया भाई कलर डेवलप? तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र, इसकी वजह से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज ट्रांसफ़र। चार्ज ट्रांसफ़र भी दो तरह के पढ़ते हैं। हायर क्लास में जिन लोगों ने MSc किया होगा वहाँ पे उन्होंने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा चार्ज ट्रांसफ़र। तो चार्ज ट्रांसफ़र में वहाँ पे दो तरह के चार्ज ट्रांसफ़र पढ़ाए जाते हैं, एक मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र और एक लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से कलर डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 71, एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71, ये तो सारे लेंथेनॉइड्स हैं।
लैंथेनॉइड्स में लैंथेनम को फॉलो करने वाले 14 एलिमेंट्स कौन से हैं? 51 से 51 क्या है? सीरियम का है, और 71 किसका है? लुटीटियम का है, एलयू। ठीक है, यहाँ तक। 72 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉइनेज मेटल? Cu, Ag, Au, ये सब हमारी कॉइनेज कहलाते हैं। तो आंसर यहाँ पे Cu दिया है, तो आंसर ये हो जाएगा। द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज हाई। क्यों है ज़्यादा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स बनाने की? वही अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, एक तो ये स्मॉल साइज होने की वजह से हाई चार्ज डेंसिटी, और एक ये, तो दोनों हो गए। तो इसका ऐसा ऑप्शन हमारे पास ये हैं, बोथ ए एंड बी। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट में आते हैं बेटा मिश मेटल। ये भी हमने बेटा एफ ब्लॉक में बताई थी, लैंथेनॉइड्स बनाते हैं मिश मेटल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मिश मेटल कौन बनाएगा? लैंथेनॉइड्स। नेक्स्ट है एंड लास्ट आज की सेशन का, दैट इज मैग्नीज इज द मोस्ट स्टेबल इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज? मैग्नीज की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल है? किस में? अम्लीय मीडियम में या एसिडिक मीडियम में? वो कौन सी है बेटा? +2। ठीक है, तो Mn जैसे वो एसिडिक मीडियम में जाएगा MnSO4 में बदल जाएगा। ठीक है, तो Mn की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल है? तो जैसे मान लो मैंने मैग्नीज का कोई सॉल्ट लिया था, KMnO4 टाइप का ले लिया और H2SO4 के साथ मिला दिया, तो किस में जाएगा? वो MnSO4 में बदल जाएगा। तो Mn क्या आ जाएगा? +2 में। और पहले मान लो वो किस में था? KMnO4 अगर लिया था आपने +7 में। तो ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +2। तो मैग्नीज की +2 मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है एसिडिक मीडियम में। तो क्वेश्चन नंबर 75 हमने आज कवर किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम रिमेनिंग 75 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं।